भारत का आम जनमानस अब रोज रोज के इस आतंकवाद से तंग आ चुका है। हम भी चाहते हैं कि अब आर पार की लड़ाई हो जाए और सदा सदा के लिए इस आतंकवाद की जन्नी का मुंह बंद कर दिया जाए। भारत के आगे पाकिस्तान बच्चा था और मुझे शायद दुख होगा कि बच्चे की जल्दी ही मौत हो जाएगी। जहां का प्रधानमंत्री, उसका ये पता नहीं है कहां पे, कहीं बंकर में है या भाग गया। न्यूज़ रडार में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीश सूद। जैसा आप जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में आज एक तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। हालांकि अभी कोई किसी औपचारिक युद्ध की घोषणा तो दोनों देशों की तरफ से नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं वर्चुअल युद्ध जो है वो स्टार्ट हो चुका है। दोनों तरफ से कार्रवाई शुरू हो चुकी है, चाहे भारत हो चाहे पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने जो हरकत की थी उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था और उसके बाद जो स्थिति है वो एक एक स्टेप आगे बढ़ी है और आज हम लगभग युद्ध की तरफ बढ़ चुके हैं। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए हमने न्यूज़ रडार ने एक पहल की है। हम चाह रहे हैं कि जो भारत देश के नागरिक हैं वो इस भारत की ऑपरेशन सिंदूर जो है उस कार्रवाई को, उस स्टेप को किस नज़र से देखता है। आज हम मौजूद हैं मंडी में और मंडी के कुछ प्रबुद्ध लोग हैं। हमने चाहा कि हम उनसे बातचीत करें और जानें कि वो इस स्थिति को कैसे देखता है, क्या वो भारत के इस निर्णय से सहमत है और आगे वो इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। मैं चाहूँगा कि आप अपनी इंट्रोडक्शन खुद दें। नमस्कार, मैं केसी शर्मा, रिटायर्ड ऑफिसर फ्रॉम CISF और देश में 40 साल सेवा करने के बाद हम रिटायर के बाद अब आजकल रिलैक्स जीवन जी रहे हैं। लेकिन ये जो स्थिति अभी बनी है देश में, ये हमारे लिए चिंता का नहीं बल्कि बड़े गर्व का विषय है कि हमें अपने सभी स्वार्थों और अपने एक दूसरे से विचारों को, सहमत और असहमति को छोड़ते हुए देश के साथ रहना है। मैं पूर्णतः से इस निर्णय के साथ हूँ और मैं अपनी गवर्नमेंट के साथ हूँ, सरकार के साथ हूँ, उनके निर्णय के साथ हूँ। ये बात हमें बहुत पहले समझ लेनी चाहिए थी, जब हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने 2019 में कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, तो उन्होंने वो करके दिखा दिया है और अभी हमको ये मौका है कि हम इस चीज़ को साबित करें। और उसके लिए जैसा उन्होंने निर्णय लिया था पानी बंद करने का, इसका जो असर होगा वो दूरगामी होगा। हम जिस वार फ्रंट में लड़ रहे हैं, ये तो लड़ाई चलती रहेगी। हमारी सेनाएं बहुत सक्षम हैं। बहुत ही आप लोगों ने पिछले 3 दिन से देखा होगा कि जिस तरह हमने उनका डिफेंस रडार सिस्टम को ध्वस्त किया और हम लोगों ने जो कामयाबी पाई है वो आगे भी चलेगी और इससे बेहतर चलेगी। लेकिन जो दूसरे फ्रंट है, आपने परसों देखा होगा, कल जो 15 में से 14 मेंबर UN में हमारे साथ थे, एक भी आदमी उनके साथ नहीं था। इसमें हम लोग राजनीतिक तौर पर, डिप्लोमेटिक तौर पर हर तरह से उनसे बहुत आगे हैं और हमारे पास कितनी कैपेबिलिटी है ये दुनिया को पता ही नहीं था। और इस युद्ध से ये हमारे लिए तो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज्ड हो गया है कि अब हमारा जो मेक इन इंडिया का डिफेंस प्रोडक्शन का जो बिजनेस है वो आकाश में जाएगा, आसमान में जाएगा। जिस तरह हम लोगों ने जिस कैपेबिलिटी को आज तक केवल अमेरिका और इजराइल करता था, उससे और आगे जा कर के 100% हम लोगों ने इंटरसेप्शन किया और ड्रोन को गिराया है। तो हम जिस विकसित भारत और जिसके लिए हम चाह रहे थे कि हम सबसे आगे जाएंगे, उसका मुझे लगता है कि हम 47 से पहले ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जो डिफेंस की डिमांड है पूरे वर्ल्ड वाइड हमारे इक्विपमेंट की, वो बहुत अधिक बढ़ने वाली है। ये हमारी सेनाओं ने 3 दिन में बता दिया है। लेकिन ये युद्ध अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है, अभी तो आगाज हुआ है। इसीलिए हम सब देशवासियों को पूरे तन मन धन से हमारे सरकार और सेनाओं के साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे चलना होगा और उसके लिए हमें उनकी इंस्ट्रक्शंस को 100% मानना होगा। जो आदेश हमें पारित किए जाएं, जिस समय पे किए जाएं, उन्हें हम अक्षरशः लागू करें। यही हमारी नागरिकों की इस वक्त ड्यूटी है। और हमारे जैसे CAPF के रिटायर्ड अफसर अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम सेना के साथ आगे युद्ध में जाने के लिए तैयार हैं। बहुत हमारे लिए ये
बहुत अवसर है कि जिसने लड़ाई नहीं देखी है, जिन्होंने देश के लिए निछावर होने का जो कसम ली थी, उसका मौका नहीं मिला है। अब ये मौका है। शायद ये भारत माता के प्रति हमारा बलिदान जो है वो जाएगा और अच्छा होगा, जिससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। अगले हमारे वक्ता हैं हरीश वैद्य जी। ये टूरिज्म से रिटायर हुए हैं, तो इनसे भी जानते हैं कि ये इस परिस्थिति को किस तरह से देखते हैं। हरीश जी, स्वागत है आपका द न्यूज़ एट आवर में। आपको क्या लगता है? जय हिंद, जय भारत। आपसे आज ये चर्चा का अवसर मिला तो मन के उद्गार आपसे कहने का समय मिला। जैसा कि सभी को विदित है कि पहलगाम में जो नरसंहार हमारा हिंदुओं का हुआ, और उसके प्रतिशोध में ही जब पूरा जनमानस उठ खड़ा हुआ तो भारत सरकार को भी उन उग्रवादियों के विरुद्ध ये कदम उठाना पड़ा। जहाँ जहाँ भी आतंकवादी पल रहे थे, जहाँ से उनको ट्रेनिंग मिल रही थी, उनके ठिकानों को ध्वस्त किया गया। परंतु जैसा कि पाकिस्तान की आदत है, उसने भारत पे अघोषित हमला कर दिया, हमारे रक्षा प्रतिष्ठानों पे हमला किया, हमारे जनमानस को क्षति पहुंचाई। भारत ने कभी भी अपनी तरफ से हमला नहीं किया। जो हमला हमारे ऊपर थोपा गया है उसका प्रतिरोध भारतीय सेना पूरे दल बल से और पूरे जोश के साथ कर रही है, और हमें गर्व है कि हमारी सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। ये इतिहास में लिखा जाएगा, भारत ने कभी भी अपनी तरफ से युद्ध में कभी भी प्रवेश नहीं किया, परंतु जब जब भी हमारे पे युद्ध थोपा गया, हमने उसका प्रत्युत्तर बहुत जोरदार तरीके से दिया। और मुझे लगता है कि रामायण में भी लिखा हुआ है, रिपु ऋण रंचन राघव काऊ, शत्रु और ऋण को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। तो ये पाकिस्तान जो इतने वर्षों से अपने जन्म काल से ही भारत को दुख देता आ रहा है, बहुत कुछ पाकिस्तान के कारण भारत ने सहा है, और मुझे लगता है कि ये दैवयोग से ये संयोग आन पड़ा है कि अब पाकिस्तान को पूर्ण रूपेण समाप्त कर दिया जाए। जो कार्यवाही अब चालू है ये चलती रहनी चाहिए। भारत सरकार के साथ हम हैं, जहां भी हमारा सहयोग चाहिए होगा वो हम देने के लिए तत्पर हैं। भारत का आम जनमानस अब रोज रोज के इस आतंकवाद से तंग आ चुका है। हम भी चाहते हैं कि अब आर पार की लड़ाई हो जाए और सदा सदा के लिए इस आतंकवाद की जननी का मुंह बंद कर दिया जाए, ताकि आगे से ये लोग जो हैं ये कभी सर ना उठा सकें। और भारत जो सनातनी देश है, मैं तो बार बार कहता हूं कि वसुदैव कुटुंबकम की हम भावना को लेकर चले हैं, और हमारे जब भी हम पूजा पाठ भी करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, उस धारा पे ही हम चलते हैं कि प्राणी मात्र, जीव मात्र, मानव नहीं जीव मात्र को भी हम सुखी देखना चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। परंतु ये लोग मानव मात्र के ही विरोधी हैं और मानव को ये मानव मानते ही नहीं, तो इनका नाश करना ही सर्वथा उपयुक्त होगा। और जो इस वक्त हमारे पे युद्ध आन पड़ा है, मुझे लगता है भारत सरकार इसके अंजाम तक पहुंचाए, ताकि मानवता जो है आतंकवाद के इस जहरीले सांप से मुक्त हो सके, ऐसी मेरी आशा है। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अनुपम टंडन। ये सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं। हम सुनते हैं इनसे कि इनके इस जो सारा तनावपूर्ण स्थिति है, इस पे ऊपर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। अनुपम जी, स्वागत है आपका द न्यूज़ एट आवर में। धन्यवाद मनीष जी। देखिए, तनावपूर्ण स्थिति भारत के लिए है, ऐसा तो मेरा नहीं मानना अभी तक, क्योंकि मुझे लगता है कि तनावपूर्ण और भय की स्थिति जो पाकिस्तान में बनी हुई है उसका उन्होंने शायद कभी विचार भी नहीं किया हुआ था। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, वो क्या जो दंतहीन विषहीन और सरल हो। तो हमेशा से भारत के बारे में ये बोला जाता था कि बयान आता था कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम मिट्टी में मिलाएंगे। तो बालाकोट स्ट्राइक हो या अब ऑपरेशन सिंदूर, बालाकोट स्ट्राइक से पाकिस्तान को उसकी औकात पता लग गई थी। जो वो पाल रहा था अपने आतंकियों को, उन ठिकानों को जो ध्वस्त किया था, उनकी हिम्मत भी नहीं हुई थी आंख उठाने की। लेकिन फिर से जो कुत्ते की दुम होती है वो सीधी नहीं हो पाती। फिर से उन्होंने दुस्साहस करा, और उस दुस्साहस का परिणाम ऑपरेशन सिंदूर के रूप में आज पूरी दुनिया देख रही है।
और ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ भारत और पाकिस्तान ही नहीं, यहाँ पे जो मुझे लगता है कि बहुत सारे देश जो अपने को आर्मी में, अपनी अल्टरीज में, अपने मिसाइल में शक्तिशाली मानते थे, उनकी मिसाइलें जो इंडिया ने चकनाचूर कर दी है आकाश में ही, उनको भी अपनी औकात शायद पता लगी होगी कि भारत से भिड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। किसी का सहयोग, किसी के धन की आवश्यकता, भीख का कटोरा लेके भारत अभी तक कहीं नहीं गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मुद्दा रखा, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल रहा है, वो एक कूटनीतिक विजय है। सिंधु जल संधि रद्द करके पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी गई, ये राजनीतिक विजय है। और सैनिक विजय, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जहां का प्रधानमंत्री, उसका ये पता नहीं है कहाँ पे, कहीं बंकर में है या भाग गया, तो उस देश की स्थिति लोगों से और समाज से और विश्व से क्या छिपाएगी। तो भारत के आगे पाकिस्तान बच्चा था, और मुझे शायद दुख होगा कि बच्चे की जल्दी ही मौत हो जाएगी। और ये बिल्कुल निस्संदेह है, बिल्कुल सक्षम है भारत कि पाकिस्तान नाम की चीज शायद अब इतिहासों में पढ़ाई जाए। हमारे बच्चों को एक नया चैप्टर याद करना पड़ेगा। पाकिस्तान एक देश हुआ करता था जो आतंकवाद का जन्मदाता था, और आतंकियों को पालकर ना वहाँ लोकतंत्र है, ना सेना है, सेना भाग रही है। अभी कल रक्षा मंत्री का बयान सुन रहा था, तो मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को बोलते कि फ्रंट पे भेजेंगे। तो इतनी बुरी हालत जिस देश की हो चुकी है, उससे युद्ध करना तो भारत के लिए ऐसा लगता है कि चींटियां जो है वो हाथी के पांव के नीचे कुचल कर मारी जाएंगी। तो हमें पूरा विश्वास है। बाकी अगर युद्ध की स्थिति जैसी बन भी रही है, तो पूरे देश के नागरिक साथ में हैं, सभी देशभक्त साथ में हैं। हाँ, जय चंदों की भारत में कमी नहीं है, तो उनसे भी हम निपट लेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। चलिए अब हम अगले वक्ता के पास चलते हैं। अब मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूं डॉक्टर ओम शर्मा जी से। ये हेल्थ डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हैं और ज़्यादा अपनी इंट्रोडक्शन ये खुद भी देंगे। तो इनसे भी जानते हैं कि ये किस तरह से इसको जो ऑपरेशन सिंदूर है इसे किस तरह देखते हैं और आगे ये कैसी क्या अपेक्षा रखते हैं भारत सरकार से। ओम जी, स्वागत है आपका द न्यूज़ एट। नमस्ते, वंदे मातरम। आज का विषय जिस परिप्रेक्ष्य में आपने लिया कि भारतवर्षीय जो है वो किस प्रकार से स्थिति को देखते हैं, जिसको कि युद्ध तो हम नहीं कह सकते अभी, पर युद्ध के लिए पाकिस्तान जो उकसा रहा है, उसके लिए ये काफ़ी वर्षों से इस प्रयास में रहा कि भारतवर्ष को हमेशा उकसाता रहे अपनी आतंक की गतिविधियों से। और उसी कड़ी में उसने जो है वो पहलगाम में जो भी कृत्य किया, नरसंहार, जो हिंदुओं का नरसंहार किया, वो सारे देश को विचलित करने वाला था। मोदी जी 2014 में जब इस देश के प्रधानमंत्री बने, तो वो पाकिस्तान के बारे में पूर्ण रूप से परिचित थे और उनको मालूम था कि इस पाकिस्तान का इंतजाम कैसे किया जाए, क्योंकि वो अपनी आतंकवादी गतिविधियों से कभी भी बाज नहीं आया। और कई वर्षों से हमारे कई सेना के, हमारे 20 पुत्र सेना जो थी वो घायल होती रही उनके उस बम से या उनके आक्रमण से। लेकिन 2014 के आने के बाद उन्होंने अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली और उसको देखने से लगता है कि जब उन्होंने रसिया से अपना ये रेडार जो था S-400 इसको जब लिया, तो इसके ऊपर भी काफ़ी लोगों ने बड़ी चर्चाएं की, बड़ा विरोध किया। लेकिन आज ये लग रहा है कि मोदी जी का जो कार्यकुशलता है, जो दूरदृष्टि है, जो उनका विज़न है, उन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया कि भारतवर्ष से तुम टकराओगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने पहले भी कहा था कि अगर छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। और आज की जो परिस्थितियां हैं जिस प्रकार से, और ये सबसे बड़ी बात है, और देखिए इसको युद्ध कला की नीति भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान बार बार उन चीज़ों को उकसा रहा है भारतवर्ष को, और भारतवर्ष के जो हमारे योद्धा हैं, पूरी योद्धा हैं, वो स्थिति पे अपनी नज़र रखे हुए हैं। जबकि भारतवर्ष ने किसी प्रकार से भी जो है वो पाकिस्तान के किसी भी नागरिक को हताहत नहीं किया और ना ही उन्होंने उस प्रकार से वहाँ पे हमला करने की कोशिश की। जबकि
पाकिस्तान जानता है कि जब भारतवर्ष पूरी युद्ध पे आ जाएगा तो कुछ ही घंटों में जो है, जिसको मैं कह सकता हूँ T20 तो नहीं कहेंगे, लेकिन T10 में ही ख़त्म हो जाएगा ये। इसको बहुत बड़ा समय नहीं लगेगा। इसलिए बेहतर है कि हम उस स्थिति पे नज़र बनाए हुए हैं। और ये बार बार का जो रोग है, मैं तो समझता हूँ कि ये जो बार बार का जो बीमारी, एक बार वायरस जो है, इसको एक ही बार में समाप्त कर दिया जाना चाहिए, ताकि बार बार भारतवर्ष की जो एकता और अखंडता है उसके ऊपर बार बार प्रहार ना करे, और यहाँ की जो हमारी आगे बढ़ने की और विश्व शक्ति बनने की जो इच्छा है उसको पूर्ण होने में कहीं रुकावट ना डालें। और जहाँ तक आजकल के अगर हम देखते हैं कि भारतवर्ष, हर भारतवर्षीय जो है वो इस समय भारतवर्ष के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। और जिस प्रकार से मेरे साथ मेरे मित्रों ने भी कहा कि हम हर क्षेत्र में और हर क्षण जो है उसका साथ देने के लिए तैयार हैं, ये और पूरा विश्व जिस प्रकार से भारतवर्ष की क्षमता को आंक रहा है और देख रहा है, ये एक बहुत बढ़िया मौका भी मिला है कि भारतवर्ष को अपनी क्षमता को दिखाने का। उसने पूरे विश्व को एक मैसेज दे दिया है, एक संदेश दे दिया है कि किस प्रकार से भारतवर्ष जो है वो अपना प्रहार कर सकता है। अगर उसको छेड़ेंगे नहीं तो किसी को छोड़ेगा नहीं। और आज तक जिस प्रकार से हरीश जी ने भी कहा, वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारी नीति है, हम उसी के ऊपर चलते हैं। और ये मेरा सिर्फ मात्र ये कहना है कि भारतवर्षीय जो राष्ट्रवादी भारतवर्षीय है वो पूर्णतः भारतवर्ष के साथ है, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है। हमारी इस चर्चा में अब हमारे साथ बैठे हैं एक और सोशल एक्टिविस्ट नीरज हांडा जी। नीरज हांडा जी से भी हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इन परिस्थितियों को वो किस तरह देखते हैं, और इनसे और अधिक चर्चा करेंगे कि जैसे अब खबरों में आ रहा है, रात से हम चर्चा में देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि IMF ने एक बड़ा अमाउंट जो है वो पाकिस्तान को दे दिया है। उसके लिए इनके क्या विचार हैं, और आगे जैसे सोशल मीडिया पे लोग बड़े भावुक हो गए हो, कह रहे हैं कि नाश्ता हम अब इस्लामाबाद में करेंगे, लंच हम लाहौर में करेंगे, इस तरह की बातें भी हैं। मैं चाहूँगा कि हांडा जी से इस मुद्दे पर बात करते हैं कि क्या ये इतना आसान है। हांडा जी, स्वागत है आपका द न्यूज़ रडार में। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ रडार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सबको ज्ञात है कि पहलगाम में क्या हुआ। हमारे वहाँ जो सैलानी वहाँ घूमने गए थे, वहाँ चुन कर पूछ कर कि तुम हिंदू हो या क्या हो, औरतों के सामने हिंदुओं को मारना एक बहुत ही गलत कार्य वहाँ किया गया, जिसके लिए हमारे देश ने उनको ऑपरेशन सिंदूर के रूप में उनको पहली बार ही बता दिया कि हमारी ताकत क्या है। लेकिन ये पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज तो आने वाला नहीं है। आप पिछले 3 दिन से देख रहे होंगे, कभी भी भारत ने पहल नहीं की। पहल उस साइड से हो रही है, और हमारी जो क्षमता है, हम उनके मिसाइल या उनके ड्रोन या जो भी वो हमारे ऊपर प्रहार कर रहे हैं उसको आसमान में ही ख़त्म करके उनको जवाब दे रहे हैं। और जबकि अगर हम चाहें तो मुझे नहीं लगता कि एक दिन भी बहुत है आज भारत के लिए पाकिस्तान को ख़त्म करना। सबसे पहले जो मनीष जी ने IFM के बारे में बात की, मुझे लगता है कि IFM ने उनको कुछ पैसा देना था, जो रिसेंटली अभी 8500 करोड़ रुपए की जो पहली किस्त लोन के रूप में उनको कल ही दी गई। ये एक ऐसा देश है जो लोन लेके भी उस पैसे को हथियार लेने में या आतंकवाद को बढ़ावा देने में, इस कार्य को वो सबसे पहले शुरू करेगा। ये 8500 करोड़ रुपए उसको जो हेल्प मिली है, ये तो मुझे लगता है कि वो उसके लिए तो एक वरदान सिद्ध हो, उसको तो एक ऐसा चीज़ मिल गई कि वो तो इतना खुश हो जाएगा कि मैं क्या करूं। अब ये दुनिया को देखना है, भारत सरकार को देखना है, सबको देखना है कि इस पैसे को कैसे रोका जाए, ताकि वो इस पैसे को मानव उत्थान के ऊपर लगाए, ना कि आतंकवाद के ऊपर। मेरी यही है भारत सरकार से एक ही विनती है कि जो स्वयं का आप एक सारी दुनिया के सामने परिचय दे रहे हैं, आज वो भारत नहीं रहा। कि जब हम दुनिया के सामने जाते थे कि युद्ध बंद करना है या दुनिया हमें प्रेशर देती थी, वो वक्त बीत चुका है। आज किसी का प्रेशर हमारे देश के ऊपर नहीं है। सारे दुनिया के देश भारत के साथ हैं। 2 या 4 देश होंगे जो पाकिस्तान के साथ हैं, और उनके जो पटाखे, जो या उनको पटाखे ही कहें, जो मिसाइलें उन्होंने कल रात को फेंकी, जिसमें जो सुनने में आया कि एक मिसाइल परमाणु से भी थी, और जो उनका कहना है उनके नेताओं का या उनके सारी जनता का कि हम एक एटॉमिक पावर देश हैं। वो क्या एटॉमिक पावर देश है? हम तो हाइड्रोजन पावर देश हैं। हमने तो कभी व्याख्यान नहीं किया, हमारे देश के लोग कभी व्याख्यान नहीं करते इन बातों का।
हमारा इन चीज़ों का है, जो भी कार्य हम करते हैं वो करते हैं हम शांति के लिए, लेकिन इनका जो कार्य वो है हमेशा अशांति के लिए। तो मेरी तो यही दिल से एक दुआ है इस ईश्वर से कि जल्द से जल्द इस देश का नामो निशान खत्म हो और भारत दुनिया के सामने अपना झंडा गाड़े। शर्मा जी, देखिए आप तो खुद आर्मी बैकग्राउंड से ही हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो युद्ध अब शुरू हो जाएगा, औपचारिक घोषणा तो नहीं हुई है, अगर युद्ध होता है, युद्ध की स्थितियां बनती हैं, तो क्या भारत इतना तैयार है? भारत, देखिए कहते हैं कि भारत एक शक्तिशाली देश है और अब ये वह मौका है भारत के पास कि वो अपनी शक्ति को प्रदर्शित भी करे। तो आपको लगता है कि वी आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर द वॉर? धन्यवाद। प्रश्न बड़ा टीडियस है, बहुत टेढ़ा है, लेकिन मैं आपको सीधा सीधा जवाब ये देता हूँ कि भाई नीरज हांडा जी ने जो कहा कि IMF ने जो ग्रांट दे दी है पाकिस्तान को, वो बड़ा गलत हो गया है। मैं इसको दूसरे वे में आपको बताता हूँ, ये बहुत अच्छा हो गया। वैसे भी IMF को मना करने का कोई स्कोप था नहीं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने जो रिजेक्ट किया वो उन्होंने पहले रिजेक्शन किया, वो आउट हो गया, वो ठीक हो गया। लेकिन डिस्परेशन में पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो केवल सेना चलाती है, हमारा दुश्मन कोई आतंकवादी नहीं है, हमारी सेना पाकिस्तान की हमारी असली दुश्मन है। और ये जो पैसा है उन्होंने हमारे खिलाफ ही और आतंकवाद को बढ़ाने में ही लगाना है। तो अगर ये ना उनको मिलता तो मैं एक एक्सपेक्ट कर रहा था कि कहीं परमाणु का वो डिस्परेशन में युद्ध ना हो जाता, लेकिन अब ये पैसा मिल गया है तो ये युद्ध अभी 1 हफ्ता तो चलेगा मेरे हिसाब से। इससे नहीं तो अगर ये परमाणु में बदलित होने में बड़ी जल्दी हो जाती, क्योंकि उनके पास डेस्परेशन का और कोई कारण ही नहीं था। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है, मैं इसको फिर वही पॉजिटिव वे में आपको लेने के लिए कह रहा हूँ। और दूसरी बात, जो हमारी शक्तियाँ हैं उससे परिचित वो लोग हो चुके हैं, उनको पता है, लेकिन फिर भी वो दुस्साहत करेंगे, क्योंकि उनको ये जो जियाउल हक के टाइम से चला आ रहा उनका जो डॉक्ट्रिन है, आतंकवाद को बढ़ाओ, मुल्ला मौलवियों को आगे करो, उनको थोड़ी सी ग्रांट दो, बाकी जनता को चूरन चटाओ, वो चलता रहेगा और उसके बल पे ही ये लोग आगे बढ़ते रहेंगे। इसके लिए हम लोगों को वही करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने पड़ेंगे, इधर BLA, इधर TDP और इधर सिंध, और बच गया POK, उसको अपने पास लेना पड़ेगा। लेकिन उसको भी लेने से पहले थोड़ा सेग्रीगेट करना पड़ेगा। भारत माता की जय जो बोले उसको ले लो, बाकी को मत ले लो। बाकी ये युद्ध चलेगा तो 1 हफ्ते का तो मैं अभी तक ये मान के चल रहा हूँ कि इतना तो चलेगा ही है, लेकिन इसके आगे भी थोड़ा सा खींचने के चांस है। धन्यवाद। अनुपम जी, आपको क्या लगता है? देखिए, जब भी कहीं युद्ध होता है, 2 देशों के बीच में युद्ध होगा तो हमें भी नुकसान होगा, भारत को भी नुकसान होगा। क्या हम उस नुकसान को सहने के लिए प्रिपेयर्ड हैं? कारगिल युद्ध के समय का एक वाक्य था, कहीं मैं पढ़ रहा था कि अमेरिका से फ़ोन आया, अटल जी थे, कि अटल जी नवाब शरीफ जी उस टाइम प्रधानमंत्री होते थे, सो कॉल्ड पाकिस्तान के, पाकिस्तान तो नहीं, ना पाकिस्तान बोलेंगे उसको। तो अटल जी ने एक बात कही कि उन्हें अमेरिका से आया कि आप युद्ध रोक दो और शांति बहाली करो। तो अटल जी का जो जवाब था वो ये था कि मेरी इंडिया की आधी आबादी में पहले ही मान के चलाऊं कि ख़त्म हो जाएगी अगर युद्ध होता है तो, बाकी आधी भी होती है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। और ये कह के उन्होंने फ़ोन काट दिया। और अमेरिका से जो नवाब शरीफ को फ़ोन गया वो गया कि अगर अपनी जान बचानी है तो युद्ध बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारा खुदा भी तुम्हें नहीं बचा सकता। तो इस बार आधी नहीं, 75% आबादी मरने के लिए तैयार है, पाकिस्तान चाहे जो मर्जी कर ले। हाँ, 25% जयचंद तो हमारे बीच में भी हैं, वो तो चलो हर बार रहेंगे, उन्हें भी जवाब मिल जाएगा समय के साथ। ठीक है हांडा जी, जैसे अभी हम देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं और सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, अमेरिका की भूमिका जो है इस युद्ध को लेकर, जो चाहे युद्ध तो हम नहीं बोल सकते, जो भी चल रहा है उसमें कुछ संशय से भरी हुई है। मुनीश जी, देखो, अमेरिका की जो पॉलिसी है वो तो उसकी पॉलिसी तो सिर्फ व्यापार करना है। वो तो वैसे भी चाहता है कि युद्ध हो और व्यापार हो, उसके वेपन्स बिके। हाँ, एक बात है कि वो जो पहले अमेरिका था जो बिल्कुल परोक्ष रूप से पाकिस्तान का साथ देता था,
उसे मुझे नहीं लगता कि अब वो उस रूप में पाकिस्तान को देखता है, क्योंकि आफ्टरऑल जो हमारा भारत है वो बिजनेस का एक बहुत बड़ा हब है, पूरी दुनिया को हमसे बिजनेस करना है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश ऐसा होगा दुनिया में जो इस ऑपरेशन सिंदूर ही बोलो, भी युद्ध तो नहीं हम बोल सकते, कि पाकिस्तान का पूर्ण रूप से सहयोग करेगा और ओपन करेगा। हो सकता है कि अमेरिका थोड़ा बहुत करे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इस युद्ध में पाकिस्तान के साथ रहेगा। वो चाहे बाहर से चाहे अंदर से वो साथ भारत का ही देगा। अगर आप चाइना की ही बात देखें, जो बिल्कुल उसका ट्रू फ्रेंड है, आज चाइना की स्टेटमेंट्स देख रहे हो आप, अगर वो इनडायरेक्टली अगर पाकिस्तान को कुछ सहायता भी करता है तो उस रूप में नहीं कर पाएगा। टर्की है वो, नो डाउट, लेकिन उनकी मिसाइल्स तो मिल रही है ना, चाइनीज और बिल्कुल टर्की बिल्कुल वाली वो उनके मिसाइल्स जो मिल रही हैं। पटाखे हैं पुराने चाइना के, मेड इन चाइना, आपको पता ही कैसा सामान होता है। पटाखे, हाँ पटाखे कहेंगे हम तो, वो पटाखे हैं। अब जो आज हमें थोड़ा सा सुनने में आया, वो सच है झूठ है, कि एक मिसाइल जो है एटॉमिक मिसाइल थी या नहीं थी, लेकिन जो मिसाइल आज उन्होंने भारत के ऊपर फेंकी रात को या सुबह, तो हमने तो उसका भी जवाब दे दिया। उनकी ड्रोन, उनकी मिसाइल हम तो हवा में ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन उनका सिस्टम कहाँ है? वो जो चाइनीज सिस्टम वहाँ था वो तो हमने ख़त्म कर दिया, उनके एयरबेस या उनका कुछ और। तो अब वो दुनिया ख़त्म हो चुकी है कि जब भारत को दुनिया के आगे देखना पड़ता था, आज दुनिया हमारे देश, मेरे भारत के ऊपर देख रही है। मेरा भारत इतना महान हो चुका है, मेरे देश के लोग, आज आप किसी को भी देखो, एक छत के नीचे एक उनकी सबकी ये है कि मेरे देश को, इस पाक को ख़त्म करना है। वो किसी भी समुदाय से हो, किसी भी पार्टी से हो, सभी पार्टियां एक हो गई हैं, हर आदमी एक हो गया है। और हमारी जो टीम है जो इस वक्त काम कर रही है, रात दिन लगे हुए हैं, हमारे देश के लोग रात दिन टीवी की तरफ देख रहे हैं, और सबकी यही कामना है कि ये युद्ध 2-4 दिन में ख़त्म हो और भारत इनके 4 टुकड़े करके अपनी काबिलियत पूरी दुनिया के सामने रखे। सर अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि देखिए जो पाकिस्तान मीडिया दिखा रहा है, पाकिस्तान मीडिया इस तरह से दिखा रहा है कि भारत का काफ़ी नुकसान हुआ है और वो काफ़ी भारत के एयरक्राफ्ट्स को भी गिरा रहा है। आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान मीडिया दिखा रहा है वो सही है कि भारत शक्तिशाली देश है और भारत हर जो उनकी तरफ से मिसाइल्स आ रही हैं, ड्रोन्स आ रहे हैं, उनका डट के मुकाबला कर रहा है? देखिए, जो कमज़ोर आदमी होता है वो हल्ला ज़्यादा डालता है। भारत ने बहुत पुरजोर जवाब दिया, जो भी मिसाइल, जो भी उनके ड्रोन वहाँ से आए, और जो भारत ने उनकी हालत कर दी है 2 दिन में, वो पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है। उसके सांसद रो रहे हैं, उसका रक्षा मंत्री हकला रहा है, उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि बोलना क्या है। और हम भारत में बैठे हैं, पाकिस्तान में तो सुबह ये भी न्यूज़ चल रही थी कि 75% भारत जो है अंधेरे में डूबा हुआ है, जबकि हकीकत क्या है वो हम और आप सभी जानते हैं। भारत वो देश नहीं रहा अब, ना भारत ऐसे किसी बहकावे में आने वाला है। हाँ, हमारे जो तथाकथित तटस्थ लोग हैं उन्हें ये समझने की ज़रूरत है, जो उस चीज़ को हवा दे रहे हैं, उस प्रचार को हवा दे रहे हैं, ये प्रचार दुष्प्रचार है। और दुष्प्रचार वही कर रहा है जो हार रहा है, जिसके पास कोई दम नहीं है। भारत के पास दम है, और बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। लगता था कि भारत के पास गरल नहीं है तो भारत की कहीं सेब ही नहीं थी, परंतु अब वो राष्ट्र नहीं रहा मोदी जी के नेतृत्व में। अब तो हम कड़े दम होकर कह रहे हैं, हम अब सभी को मैं कहना चाह रहा हूँ, भारतवासियों को, समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। अब वो समय चला गया, तटस्थ ना रहें और भारत के विरुद्ध हो जाए या भारत के समर्थन में आ जाए। अब 2 ही आपके पास चॉइस रही हैं। तो मुझे लगता है जो सचमुच राष्ट्रवादी है वो भारत के ही साथ है, और भारत के इस दुष्प्रचार में वो आने वाला नहीं है। धन्यवाद। ओम जी, चर्चा को मेरे ख्याल अब अंतिम छोर पे है हमारी चर्चा, तो मैं चाहूँगा कि आप जो सोशल मीडिया पे देखिए, एक लड़ाई तो बॉर्डर पे चल रही है भारत और पाकिस्तान के बीच, एक सोशल मीडिया पर भी चल रही है। मैं देख रहा हूँ कि जो 80 से 90% लोग हैं वो तो भारत की कार्रवाई से समर्थन में हैं, लेकिन एक ऐसा सेक्शन भी है हमारे ही भारत में जो सोशल मीडिया पे गलत पोस्ट डाल रहा है और हमारी सेना को, हमारी सरकार को जो है उसको डिमोरलाइज कर रहा है या उस तरीके से पेश नहीं कर रहा। आप कैसे इन चीज़ों को आप कैसे? तो ये थी हमारी एक विशेष चर्चा, और मंडी के प्रबुद्ध लोगों के साथ हम बैठे थे, तो कि क्या जो ऑपरेशन सिंदूर है इससे ये जो भारत के लोग हैं वो कितना उसे सही मानते हैं,
या और उसमें आगे वो क्या देखना चाहते हैं। तो हम इस चर्चा पे इसे यहीं समाप्त करते हैं। और मुझे लगता है कि सभी लोगों का यही निर्णय है कि भारत सरकार जो है इस ऑपरेशन को एक किसी जिसे कहते हैं ना कि कंक्लूजन पर लेकर आए, निर्णायक मोड़ पे इसे पहुंचाया जाए। अब भारत के लोग जो हैं उनकी पेशेंस खत्म हो चुकी है। वो कहते हैं कि हर बार ये एक पाकिस्तान जो है ये आतंकवादी राष्ट्र है, ये हर बार भारत को छेड़ता है। भारत ने कभी आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दिया। भारत बिल्कुल सारे विश्व में जानते हैं कि भारत एक बड़ी ताकत है, और पाकिस्तान की ये हमेशा से आदत रही है कि वो इस तरह की हरकतें, देखिए कैसे हमारे 27-28 लोगों को मार दिया गया है, उसके बाद ही सारी चीज़ें शुरू हुई हैं। तो निचोड़ यही निकलता है कि अब लोग जो भी अब चीज़ें शुरू हुई हैं, चाहे आप इसे वॉर कह लीजिए, चाहे स्ट्रेटेजिक वॉर कह लीजिए, इसका लोग इसको मोदी जी से उम्मीद करते हैं, हमारी आर्मी से उम्मीद करते हैं कि वो इसे एक निर्णायक नतीजे पर पहुंचे, चाहे उसके लिए पाकिस्तान के टुकड़े ही क्यों ना करना पड़े। द न्यूज़ एट आवर देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।